हाय दोस्तों, मैं हूं सृजल कुशवाहा। मैं एक जेएनएम स्टूडेंट रह चुका हूं। ठीक है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम्स को समझ सकता हूं कि आपको एग्जाम टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ की होती है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, आपके पास टाइम कम होता है, तो आप कैसे एग्जाम को अपने पास कर सकते हो, मैं वो सब आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको क्या करना होगा, आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 5 से 10 साल तक के अगर आप क्वेश्चंस लगा लेते हो तो मोस्ट ऑफ द पेपर क्या होता है, 80% पेपर क्या होता है, रिपीट होता है। तो वो आप आराम से कर लोगे और उससे आप पास कर सकते हो एग्जाम को। तो आज की इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ, मैं आपको एक पेपर करवाने वाला हूँ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट का, एमएसएन फर्स्ट का, जो यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का पेपर था 2025 अप्रैल एग्जाम में। ठीक है, उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं वो भी, जहां तक है पीवाईक्यूज की या थ्योरी भी मैं डालता हूं, आप चेकआउट कर सकते हो चैनल को। ठीक है, तो उसकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाएंगी वीडियोज़ की। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपको मैं पेपर दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये पेपर आया हुआ था। ठीक है, जूम कर देता हूँ थोड़ा, आप देख लो। ये पेपर की फोटो है तो उतना अच्छा क्लियर नहीं है। मैंने इसको क्या है, अरेंज करके रखा हुआ है एक प्रॉपरली टाइप करके, तो यहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, पहले तो आपको पैटर्न समझने की जरूरत है। ठीक है, तो पैटर्न मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ऐसे ही फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सारे का पैटर्न सेम ही होता है कि टोटल क्या होता है, 75 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, 5 क्वेश्चंस जो होते हैं, 5 नंबर का क्या होता है, एक एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं जो कि होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ट्रू फॉल्स या राइट एंड रॉन्ग आप बोल सकते हो, वो भी 5 नंबर का आता है। 5 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि एक एक नंबर के एक क्वेश्चंस रहते हैं। देन फिर होता है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, वो भी 5 नंबर का होता है, एक एक करके ये होते हैं। ये जो 15 नंबर होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। अगर आप 15 में से 12 अबव चले जाते हो, 12 प्लस चले जाते हो, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है, तो आप इस पे भी ज्यादा फोकस करना। ठीक है, थ्योरी पे तो फोकस करना ही, लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स पे फोकस करना, बट आप ये जो हमारे एक एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं इन पे फोकस करना, ये बहुत जल्दी इजीली हो जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी होते हैं। तो चलिए फिर उसके बाद देखते हैं हम क्या होता है। फोर्थ होता है हमारा क्वेश्चन, जिसके अंदर शॉर्ट नोट्स आते हैं। आपको जैसे यहाँ पे दिए जाते हैं 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चंस को करना होगा, और ये सारे क्वेश्चन क्या होंगे, 5-5 नंबर के होते हैं। देन फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन होता है, जिसके अंदर हमें लॉन्ग आंसर्स पूछे जाते हैं, आंसर इन डिटेल, और ये भी ऐसे ही 6 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होते हैं, 10 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये डिवाइड करके दिया हुआ है कि 2+3+5, जैसे कि पहला क्वेश्चन है डिफाइन निमोनिया, वो 2 नंबर का, फिर उसके बाद कॉजेज एंड सिम्टम्स ऑफ निमोनिया, ये 3 नंबर का, देन फिर मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, ये 5 नंबर का मैनेजमेंट पूछा हुआ है। तो ऐसे करके ये पेपर डिवाइडेड होता है हमारा। तो चलिए हम शुरू करते हैं पेपर को सॉल्व करना। तो सबसे पहले टिक दी करेक्ट ऑप्शंस, तो इनको हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। पायरिया इज द इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है पायरिया किस डिजीज को बोलते हैं, किस चीज की डिजीज को बोलते हैं। तो पायरिया आपको पता होगा, ये गम्स की डिजीज होती है। पायरिया को एक और नाम से जाना जाता है, पेरिडोंटाइटिस भी बोलते हैं इसको, पेरिडोंटाइटिस। ठीक है, तो ये क्या है, इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है गम्स की। गाउट, गाउट इज अ पेन एंड स्वेलिंग इन दी, तो गाउट क्या होता है, गाउट इज द टाइप ऑफ अर्थराइटिस। अर्थराइटिस, इसके अंदर क्या होता है, यूरिक एसिड जो होता है वो बढ़ने की वजह से वहां पे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हमारे
जो होते हैं जॉइंट्स के अंदर जो कैविटी होती है वहाँ पे बिल्डअप हो जाते हैं क्रिस्टल्स, तो उसकी वजह से पेन और स्वेलिंग होती है। तो ये क्या है, हमारा एक टाइप का आर्थराइटिस है, यानी कि ये जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन होता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सर्जिकल प्रोसीजर। यहाँ पे सर्जिकल प्रोसीजर की बात की जा रही है। टू रिमूव वन और बोथ ब्रेस्ट प्राइमरीली टू ट्रीट और प्रिवेंट ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए एक या दोनों ब्रेस्ट को अगर रिमूव किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मेस्टेक्टॉमी। ठीक है, मेस्टेक्टॉमी, रिमूवल ऑफ मेस्टेक्टॉमी क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्फ्लामेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड। स्पाइनल कॉर्ड की इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑप्शंस आप देख लो, एंसेफलाइटिस, एंसेफलोमेलाइटिस, माइलाइटिस या मेनिंजाइटिस। तो एंसेफलाइटिस क्या होता है, ये तो हम ब्रेन का जो वाइट और ग्रे मैटर होता है उसकी इन्फ्लेमेशन को हम बोलते हैं। ठीक है, ये ब्रेन के इन्फ्लेमेशन को हो गया। ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों का क्या होता है, एंसेफलोमेलाइटिस होता है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, माइलाइटिस क्या होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड की इन्फ्लेमेशन को हम बोलते हैं। ठीक है, और मेनिंजाइटिस क्या होता है, मेनिंजस, जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम मेनिंजस बोलते हैं ना। कैसे, कौन कौन से मैटर होते हैं इसके अंदर, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर। इसके अंदर कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, और नहीं पढ़ी तो चैनल पे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप वहां जाके पढ़ सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉकेज। ओके, ब्लॉकेज ऑफ एन आर्टरी इन द लंग्स इज कॉल्ड। तो ब्लॉकेज होता है आर्टरी के अंदर, तो आर्टरी के अंदर देखो ब्लॉकेज किस वजह से हो सकता है, या तो वहां पे एयर का एक्यूमुलेशन हो जाए, ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाए, या किसी और क्या कोलेस्ट्रॉल का वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाए आर्टरीज के अंदर, तब ब्लॉकेज होता है। ठीक है, तो क्या इसको क्या टर्म दिया जाएगा, इसे हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलेंगे। कई बार कंफ्यूजन रहता है एम्बोलिज्म और थ्रोम्बोसिस में। थ्रोम्बोसिस क्या होता है, थ्रोम्बोसिस यानी कि ब्लड का क्लॉट बन जाना। ठीक है, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को हम थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। और अगर यही ब्लड क्लॉट जो होता है मोबाइल हो जाए, यानी कि ब्लड के साथ ये फ्लो करने लग जाता है, तो उसे हम बोलते हैं एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म क्या हो जाता है, मूविंग ब्लड क्लॉट विथ दी ब्लड स्ट्रीम। आप क्या करना, ये जो भी मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूँ इसको एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आप एक पेज पे लिख लेना, जो कि आपके एग्जाम के टाइम में रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और भी ऑप्शंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। डिस्पीनिया क्या होता है, डिस्पीनिया यानी कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होता है। ये सब भी टर्म्स आप लिख लेना, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा क्या होता है, जब एल्वेलर वॉल्स डैमेज हो जाती हैं तो उसे हम बोलते हैं। निमोनिया क्या होता है, फ्लूइड और पस का जब एक्यूमुलेशन हो जाता है हमारे लंग्स के अंदर, तब हम उसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम जाते हैं। तो यहाँ पे हमें चूज करने हैं राइट और रॉन्ग। ओके, चूज राइट और रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एसाइटिस इज कंडीशन वेयर फ्लूइड बिल्ड अप टू द एब्डोमेन, बिल्ड अप इन द एब्डोमेन। एग्जाम में भी ऐसे ही दिया था लैंग्वेज, तो मैंने वही चीज लिखी है। एसाइटिस क्या होती है, कंडीशन होती है, ये अराइज किस वजह से होती है, लिवर सिरोसिस जो होता है इसका मेन कॉज होता है
लिवर सिरोसिस, इसके अंदर क्या होता है, एब्डोमेन बहुत ज़्यादा फूल जाता है, उसके अंदर फ्लूइड बहुत ज़्यादा भर जाता है, तब ऐसी कंडीशन होती है। और ये क्या है, ट्रू है। हाँ, ये सही बात है कि एसाइटिस क्या होता है, जब हमारे एब्डोमेन में फ्लूइड भर जाता है। ट्रू या फिर आप राइट लिख लो, जो यहाँ पे ऑप्शंस में दिया हुआ है ऊपर राइट और रॉन्ग लिखा है, तो आप राइट ही लिखना, ठीक है। आगे मैं भी यही लिखूंगा, इरेज कर देता हूँ अच्छा ट्रू को मैं, ठीक है, फिर से लिख देता हूँ ये राइट, ठीक। देन फिर यूरोलिथियासिस ऑल्सो नोन एज गॉल स्टोन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जैसे कि कुछ क्या होता है यहाँ पे जो प्रीफिक्स होते हैं वो बहुत सारा हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आइटिस जहाँ पे भी लग जाता है तो क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो रहा होता है वहाँ पे, ठीक है, इन्फ्लामेशन बताता है हमें। और अगर लिथियासिस लगता है, लिथियासिस का मतलब होता है स्टोन का फॉर्मेशन, स्टोन फॉर्मेशन, ये आप लिख लेना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ठीक है। लिथियासिस ये किसको बोलते हैं, हम स्टोन के फॉर्मेशन को बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या है, यूरोलिथियासिस की बात की जा रही है। यूरोलिथियासिस क्या होता है, जब हमारे जो यूरिनरी सिस्टम होता है, किडनी, यूरेटर या ब्लैडर, अगर यहाँ पे स्टोन का फॉर्मेशन होता है तो हम उसे यूरोलिथियासिस बोलते हैं। मेनली यूरेटर और ब्लैडर के अंदर अगर होता है तो उसे यूरोलिथियासिस बोलते हैं, किडनी के अंदर होता है तो नेफ्रोलिथियासिस बोलते हैं, और गॉल ब्लैडर का अंदर अगर हो जाता है तब क्या बोलते हैं हम, कोलेलिथियासिस, कोलेलिथियासिस बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और इसकी सर्जिकल रिमूवल को क्या बोलते हैं, ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, तो इसके सर्जिकल रिमूवल को हम क्या बोलते हैं, कोलेसिस्टेक्टोमी, ठीक है। उसको मैं बाद में यहाँ लिखता हूँ, जगह कम है थोड़ा सा। यूरोलिथियासिस ऑल्सो नोन एज गॉल स्टोन, तो ये क्या है, गलत है, ठीक है, ये रॉन्ग है। फाइब्रोमेलेजिया इज अ टाइप ऑफ अर्थराइटिस, तो क्या है, फाइब्रोमेलेजिया क्या होता है, एक तरह का हमारा मसल्स का डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर स्केलेटल मसल्स में मेनली पेन होता है, स्वेलिंग होती है, डिफिकल्टी होती है मूव कराने में, तो उसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, इसका कोई रिलेशन नहीं है अर्थराइटिस से। अल्जाइमर डिजीज इज अ प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर, यस, अल्जाइमर डिजीज क्या होती है, प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर है। इसका ही एक सब टाइप होता है डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या में क्या होता है कि इंसान को भूलने की प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो ये क्या है, ये राइट है, इट इज द राइट आंसर, ओके। एटेलेक्टेसिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब, तो ब्रोंकियल ट्यूब के इन्फ्लामेशन को हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, ठीक है, ब्रोंकाइटिस, यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग है हमारा, ओके, रॉन्ग ऑप्शन है। और ये भी मैं बता देता हूँ आपको कि एटेलेक्टेसिस क्या होता है, एटेलेक्टेसिस क्या होता है, कोलैप्स ऑफ लंग्स को बोलते हैं, कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारे ऑप्शंस को बहुत अच्छे से ब्रीफली पूरे क्वेश्चन को मैं समराइज कर रहा हूँ, तो ये जितने भी मैं टर्म्स बता रहा हूँ आप उसको जरूर से लिखना, बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ आपको, हेल्पफुल रहेगा ये, ठीक है, आपको रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या है, पूछा गया है सबसे पहले कि ब्लीडिंग फ्रॉम नोज इज कॉल्ड, तो इसका एक टर्म, मेडिकल टर्म्स यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो जब भी नाक से ब्लड आता है तो उसे हम बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में एपिटेक्सिस, ठीक है, एपिटेक्सिस बोलते हैं हम। देन है हमारा क्वेश्चन, पेरोटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ, तो पेरोटाइटिस कहाँ के इन्फ्लामेशन को हम बोलते हैं, तो यह नाम से ही क्लियर है कि पैरोटिड ग्लैंड के इन्फ्लामेशन को हम बोलते हैं पेरोटाइटिस।
अगर आपको नहीं पता कि पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है, तो अभी मैंने रिसेंटली डाइजेस्टिव सिस्टम का एक वीडियो अपलोड किया है पार्ट सेकंड करके, तो आप उसको देख लेना। वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है। एक टाइप की हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड होती है जो कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। ओके, देन मेडिकल टर्म फॉर बैड ब्रीथ के लिए मेडिकल क्या टर्म होता है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो बैड ब्रीथ यानी कि जब मुंह से बदबू आने लगती है तो उसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में हेलिटोसिस, ठीक है, हेलिटोसिस। आप ये सारे टर्म्स को याद करके रखना, ठीक है। ये देखो एकदम सिंपल सा सीओपीडी का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो सीओपीडी क्या होता है? सीओपीडी हमारी एक रेस्पिरेटरी ट्रैक की क्रॉनिक डिजीज होती है। सीओपीडी का फुल फॉर्म होता है हमारा क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी यानी कि हमारा लंग से रिलेटेड पल्मोनरी डिजीज। ओके, देन जॉन्डिस को हम और किस नाम से जानते हैं, तो ये आपको बताना है, ठीक है। आप बताइए मुझे जल्दी से कि जॉन्डिस को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं आंसर आपको बताता हूँ। जॉन्डिस को क्या बोलते हैं? इक्टेरस बोलते हैं, ठीक है। कई लोग गलती करते हैं कि जॉन्डिस में क्या होता है, येलोइश स्किन हो जाती है, तो येलो फीवर कई बार कुछ लोग लिख देते हैं, बट येलो फीवर अलग चीज होती है और जॉन्डिस क्या होता है अलग कंडीशन होती है। इसके अंदर क्या होता है, बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हमारी स्किन, आईज का जो येलो पार्ट होता है, ठीक है, स्क्लेरा, और हमारे स्किन, नेल्स, ये सब क्या होते हैं थोड़ा सा येलोइश हो जाते हैं, ठीक। और इसको और किस नाम से जानते हैं? इक्टेरस नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे शुरू हो जाते हैं शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स अब हमको करना है। तो शॉर्ट नोट्स में क्या होता है कि जैसे कि हमारी कॉपी होती है अराउंड 26 पेज की यूपी में कॉपी मिलती है, ठीक है। तो इसको अगर आपको क्या होता है मोस्ट फिल करना होता है, यानी कि अगर आप मान लो 24 पेज तक अगर फिल करते हो तो आपके अच्छे स्कोर आने के चांसेस होते हैं। तो अगर इतना फिल करना है कॉपी को तो आपको शॉर्ट आंसर्स जो होंगे उसको आपको 2 पेजेस के अंदर लिखना होगा, यानी कि आगे और पीछे की तरफ मिला के 2 पेजेस, ठीक है। तो आपको ऐसे फिल करनी होगी कॉपी। और लॉन्ग आंसर कितने में? लॉन्ग को आपको 4 पेजेस के अंदर कम करना होगा, तब जाके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक। तो आपको यहाँ पे कंटेंट अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो शॉर्ट नोट्स आए थे, मैंने जैसे कि 6 क्वेश्चंस होते हैं बट उसमें से 4 ही आपको करना होता है, बट मैंने यहाँ पे 6 के 6 को एक्सप्लेन किया हुआ है और मैं उसको आपको एक बार और लिख रखा है, मतलब मैंने, तो उससे आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। तो पहला क्वेश्चन आया था राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस। तो एलर्जी क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एलर्जी क्या होता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम उन चीज़ों पे भी रिएक्ट करने लग जाता है जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, तब उसे हम एलर्जी हो जाती है हमें, ठीक है, उस चीज़ों से। जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस इज एन एलर्जिक रिएक्शन डेट अफेक्ट द नोज। तो राइनाइटिस क्या होता है? नोज की इन्फ्लामेशन को बोलते हैं, ठीक है, नेजल म्यूकोजा के इन्फ्लामेशन को हम राइनाइटिस बोलते हैं। और एलर्जिक रिएक्शन की वजह से अगर नोज को अफेक्ट होता है तो उसे हम एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। इट अकर्स व्हेन द इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट। जैसा मैंने आपको बताया, जब इम्यून सिस्टम हमारा ओवर रिएक्ट करने लग जाता है एलर्जेंस पे, जिन चीज़ों से एलर्जी होती है उसे हम एलर्जेंस बोलते हैं। जैसे कि पॉलन हो गया, डस्ट से भी हो जाती है कुछ लोगों को, माइट से, कुछ मक्खियाँ या कुछ इंसेक्ट से हो जाती है, मोल्ड्स,
पेट से भी हो जाती है कुछ लोगों को एलर्जी, तो उनकी वजह से अगर हमारी नेजल म्यूकोजा में इन्फ्लामेशन होता है तो उसे हम एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। तो इसके मेन कॉजेस क्या रहते हैं? एलर्जेंस रहते हैं, एक्सपोजर टू एलर्जेंस, यानी कि एलर्जेंस के आप जब कांटेक्ट में आओगे तो आपको होगा, जैसे कि पॉलेंस हो गए, डस्ट हो गया, एनिमल टेंडर हो गया, ये सारे एलर्जेंस होते हैं। कुछ लोगों को किसी फ्यूम से भी प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को स्मेल से भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और इसके मेन सिम्टम्स क्या रहेंगे? स्नीजिंग, रनिंग, ब्लॉक नोज, कभी कभी सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है अगर एलर्जी ज्यादा बढ़ जाती है तो। नोज में इचिंग होना, आईज में इचिंग होना, आंखों में पानी आ जाना, वाटरी आईज, ये सब इसके सिम्टम्स रहते हैं। अब इसके क्या टाइप्स होते हैं? सीजनल और पेरेनियल, ठीक है। सीजनल क्या होता है? जैसे कि आप मतलब बाहर गए, आपको जैसे सीजन में, जैसे पॉलेंस का सीजन अलग होता है, जब पॉलन ग्रेन्स उड़ रहे होते हैं एटमॉस्फेयर में तब हो जाता है। अकर्स ईयर अराउंड ड्यू टू इंडोर एलर्जेंस, ठीक है। और ये जो है साल भर में होता रहता है। टाइप्स उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। डायग्नोसिस बेस्ड ऑन सिम्टम्स, एलर्जी टेस्ट, स्किन प्रिक और ब्लड टेस्ट किया जाता है, ठीक है। एलर्जी टेस्ट करने के लिए यहाँ पे ब्लड टेस्ट किया जाता है, वहाँ पे एंटीजेंस को चेक किया जाएगा, या फिर जो भी हमारा स्वैब टेस्ट होते हैं उनसे भी टेस्ट करके पता किया जाता है कि किस चीज की वजह से एलर्जी हुई है। तो एलर्जी के ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है? हमेशा एंटीहिस्टामिन ड्रग्स दी जाती हैं, और अगर इन्फ्लामेशन है तो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दी जाएंगी, डीकंजेसेंट्स दी जाएंगी, अगर कंजेशन हो रहा है नाक के अंदर, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तब दिया जाएगा। और पेशेंट को कहा जाएगा कि वो, उसको अगर समझ में आ जाता है कि किस चीज़ों से उसको एलर्जी होती है तो उनके कांटेक्ट से दूर रहना होगा उसे, पर्सन को, ठीक है, जिन चीज़ों से एलर्जी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था, हैंड वॉशिंग टेक्निक पूछी गई थी यहाँ पे, ठीक है। तो हैंड वॉशिंग टेक्निक क्या होगी? आपको याद करके रखना पड़ेगा। तो इसको जैसे आप याद कर सकते हो, PBF BFT ड्राई, ठीक है। PBF फिर BFT ड्राई, ऐसे ये शॉर्ट ट्रिक है, आप इससे याद कर सकते हो। तो इसमें क्या है? पाम टू पाम, पी से क्या हुआ? हमारा पाम टू पाम हो गया, रब करने हैं हमको पाम्स को, ठीक है। देन फिर बैक ऑफ हैंड्स को रब करना है, रब द बैक ऑफ ईच विद द अपोजिट पाम, मतलब एक बार हमें जैसे राइट पाम अगर हमने यूज किया तो लेफ्ट हैंड के बैक से रब करना है। फिर उसके बाद एफ से हमारा क्या है? फिंगर इंटरलेस्ड, यानी कि हमें फिंगर्स के बीच में इंटरलॉक करके रब करना है। फोर्थ है हमारा बैक ऑफ फिंगर्स, यानी कि रब करने हैं हमको फिंगर्स के बैक को अपोजिट पाम में यूजिंग इंटरलॉक फिंगर्स, यानी कि हमें क्या करना है? एक पाम को जो है थोड़ा सा हमें कप शेप में बना लेना, और दूसरे पाम दूसरी हैंड का क्या करना है? उसको भी और छोटे कप में बना के आपस में रब कराना है, ठीक है। फिफ्थ क्या होता है? थंब। थंब को क्या है? ईच थंब को हमें अपोजिट हैंड्स में, यानी कि जैसे राइट थंब है तो उसे लेफ्ट हैंड में का वो फिस्ट बना के उसके अंदर हमको रब करना होता है। देन है टिप्स ऑफ फिंगर, तो हमें क्या होता है? फिंगर टिप्स को रोल करना होता है पाम पे सर्कुलर मोशन के अंदर, तो उससे हमारे नेल्स क्लीन हो जाते हैं। फिर क्या है? रिस्ट को जो है, हमारी कलाइयों को जो है हमें रब करना होता है अपोजिट हैंड्स की, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। देन फिर हमें वॉश कर लेना होता है और ड्राई कर लेना होता है। इसके लिए क्या होता है? एक हिंदी में भी ट्रिक होती है जिससे हम बोलते हैं सुमन के, ये कोई नाम नहीं है, ठीक है, सुमन के, यानी कि ये हम क्या बोलते हैं? सीधा, जैसे पाम टू पाम हमारा सीधा होता है, सीधा। देन यू से क्या होता है? उल्टा, यानी कि बैक टू बैक, उल्टा। देन फिर मुट्ठी, मुट्ठी, देन अंगूठा, ठीक है। फिर ये नाखून होते हैं, नेल्स, कलाई, तो ये भी 6 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 7 स्टेजेस दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि एक स्टेज
जो है हमारा फिंगर्स को जो इंटरलॉक करके हम करते हैं वो यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है। तो फिर भी आप इससे याद कर सकते हो याद करने के लिए, पर मेन तो आपको ये जो इंग्लिश वाला है मैंने बताया PBF ड्राई, ये आप याद कर लेना, ये भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं, रोल ऑफ नर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया। तो रोल क्या होता है नर्स का एडमिनिस्ट्रेशन करवाने में एनेस्थीसिया का। तो यहाँ पे रोल क्या होता है नर्स का, मेन क्या रोल रहता है यहाँ पे, सेफ और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करवाना होता है एनेस्थीसिया का, स्पेशली इन कोऑर्डिनेशन विथ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, यानी कि जो भी एनेस्थेटिक डॉक्टर होते हैं उनको क्या करना होता है, असिस्ट करना होता है, उनके साथ कोलैबोरेट करके हमें पेशेंट की केयर की करनी पड़ती है। तो यहाँ पे रोल क्या रहता है हमारा, प्री ऑप में भी रोल रहता है, इंट्रा ऑप में भी रहता है, पोस्ट ऑपरेटरी केयर होती है। तो पहले हम देखते हैं प्री ऑपरेटिव रोल हमारा क्या रहता है। तो सबसे पहले तो हमें असेसमेंट करना है पेशेंट से, क्या है उसकी सारी मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, कि पहले से कोई सर्जरी तो नहीं हुई है पेशेंट की, कोई उसको मेडिसिन तो नहीं चलती है, या कोई और उसको क्रॉनिक डिजीज तो नहीं है, पहले उसकी सारी हिस्ट्री ले ली जाएगी। एलर्जीज के बारे में पूछ लेंगे पेशेंट से, और प्रीवियस जो भी एनेस्थीसिया रिएक्शन रहा, यानी कि अगर उसको पहले भी एनेस्थीसिया दिया गया है तो क्या उसके ऊपर कैसा इफेक्ट हुआ, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ, ये सब चीज़ें ले लेना होता है। फिर उसके बाद हमें पेशेंट से क्या होता है, वाइटल्स लेना है, बेसलाइन पेरीमीटर्स, यानी कि जो भी हम लोग टेस्ट कराते हैं जैसे कि एंटी सेंसिटिविटी टेस्ट ऑपरेशन के ठीक पहले, या फिर जो भी हमारा ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, और हमारा जो वायरल मार्कर्स का टेस्ट होता है, ये सब करवा लेना है, ठीक है, ये सब करवा लेना है। पेशेंट प्रिपरेशन, पेशेंट के लिए, पेशेंट को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो पेशेंट को हम क्या करते हैं, एनपीओ मेंटेन करते हैं, उसका स्टेटस एनपीओ यानी कि नथिंग या नील पर ओरल, या नथिंग बाय माउथ, यानी कि मुंह से उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं देते हैं, जो भी आईवी फ्लूइड चल रहे होते हैं बस वही, ठीक है। प्रोवाइड करना होता है इमोशनल सपोर्ट, और उसके जैसे पेशेंट को मान लो सर्जरी से पहले कोई क्वेश्चंस होते हैं सर्जरी से रिलेटेड, तो उसके हमें आंसर करने होते हैं। एक्सप्लेन करना होता है एनेस्थीसिया का प्रोसीजर हमें पेशेंट को, कि हाँ आपको ज़्यादा पेन नहीं होगा, ये आपको हेल्प करेगा ऑपरेशन के टाइम पे, आपको सेंसेशंस नहीं फील होंगे, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ऐसे ऐसे करके हमें पेशेंट को उसकी एंजाइटी को कम करने के लिए उससे बात करनी होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, हमें इक्विपमेंट्स को चेक करना होता है, सारे जो भी एनेस्थीसिया के इक्विपमेंट्स हैं, इमरजेंसी ड्रग्स हैं, उनको प्रिपेयर करके एक टेबल पे अरेंज करके रखना होता है, और एनेस्थीसिया जो डॉक्टर होता है उसे असिस्ट करना होता है एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया। देन फिर हमारा होता है इंट्रा ऑपरेटिव रोल। इंट्रा ऑपरेटिव रोल में क्या रहता है कि जैसे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को हमें हेल्प करनी होती है, जैसे पेशेंट की पोजीशन को करेक्टली हमें प्रोवाइड करना होता है, और जो भी टूल्स होते हैं, आईवी सेट हुआ, एयरवे डिवाइस, वो सब हमें एनेस्थीसिया के डॉक्टर को हमें हैंड ओवर करना होता है, ठीक है। मॉनिटरिंग करनी होती है हमें वाइटल साइंस की, और ऑब्जर्व करना है हमें साइंस ऑफ एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन, जैसे बीपी ड्रॉप हो रहा है, रेस्पिरेटरी इशू ना होने लगे, ये सबको हमको मॉनिटर भी करते रहना होता है। और डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, रिकॉर्ड मेडिकेशन, डोज, टाइम, पेशेंट रिस्पॉन्स, ये सब करना होता है, हमें डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, मेंटेन करके रखना होगा स्टेरिलिटी, यानी कि वहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी पेशेंट है, उसको क्या है, सब कुछ स्टेराइल होना चाहिए, इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए, जर्म फ्री होना चाहिए। ये सेप्टिक टेक्निक्स का हमें यूज करना होता है। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट ऑपरेटिव रोल। तो पोस्ट ऑपरेटिव में हमारा क्या रोल रहता है, यहाँ पे जब ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद जब पेशेंट रिकवरी पोस्ट एनेस्थीसिया रिकवरी यूनिट में जब
एडमिट होता है, या पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट, पीएसीयू बोलते हैं। ये भी एक आध बार एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आया हो, पीएसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट होता है। तो इसके अंदर जब पेशेंट होता है तो उसका हमें क्या करना होता है, मॉनिटर करता रहना होता है, कॉन्शियसनेस लेवल को, एयरवे को मेंटेन करके रखना होता है, उसको चेक करते रहना है, वाइटल्स को चेक करना है। अगर कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं मेडिसिन के, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसे मॉनिटर करना है, मैनेज करना है, इन्फॉर्म करना होता है डॉक्टर को। पेशेंट को एजुकेट करना है कि आप पोस्ट एनेस्थीसिया केयर, जैसे कि आपको ड्राइविंग नहीं करनी है, रेस्ट करना है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करते हैं हम, सारा जो भी डिटेल होती है पेशेंट की, कोई अगर साइड इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ, वो सब चीज़ें हम नोट डाउन करते हैं फाइल के अंदर पेशेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी मेंटेन्स अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट द चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि होम्योस्टेसिस एक ऐसा हमारा मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू हमारी बॉडी क्या करती है, जो भी उसका इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसको मेंटेन करके रखती है। जैसे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ही रहता है, चाहे बाहर माइनस में क्यों ना टेम्परेचर जा रहा हो या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी क्यों ना हो रही, 50 डिग्री सेल्सियस क्यों ना हो, फिर भी हमारा टेम्परेचर बॉडी का क्या होता है, मेंटेन करके रखती है बॉडी, और उसी मैकेनिज्म को हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, ऐसा इसका मेंटेनेंस क्यों जरूरी, क्योंकि हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको उनके लिए एक प्रॉपर हार्मोन्स का लेवल, टेम्परेचर लेवल, फ्लूइड लेवल, सब कुछ एक प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इट इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड ऑर्गन्स। अब होम्योस्टेसिस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो होम्योस्टेसिस is the body's ability to keep internal conditions like temperature, pH, blood pressure, water balance within normal range। ये क्या होता है, हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है जिससे थ्रू जो भी इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, ब्लड प्रेशर, वाटर बैलेंस, ये सब क्या होता है, नॉर्मल रेंज के अंदर रहता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम होम्योस्टेसिस के। तो एग्जाम्पल क्या रहते हैं, जैसे कि हमारा ब्लड टेम्परेचर होता है अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस के रहता है। ब्लड शुगर लेवल क्या होता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन कंट्रोल करके रखता है। वाटर बैलेंस होता है, हमारी किडनी मेंटेन करके रखती है। पीएच का बैलेंस होता है, हमारी ब्लड का क्या रहता है, पीएच हमारा 7.35 से 7.45, यानी कि 7.5 अगर अप्रॉक्स मानते हो तो 7.4 अप्रॉक्स मानते हो तो उतना मेंटेन्ड रहता है। मेन सिस्टम्स इन्वॉल्व, कौन कौन से सिस्टम्स इन्वॉल्व रहते हैं, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये जो होते हैं होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यहाँ पे दो मैकेनिज्म होते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म, जैसे कि नेगेटिव और पॉजिटिव। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन होता है। ये क्या करता है, रिवर्स करता है चेंजेस को। जैसे कि मान लो हमारा बॉडी अगर गर्म होने लग जाती है तो वहाँ पे हमारा बॉडी से पसीना निकलने लगता है, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो क्या करती है, उल्टा काम कर रही है, बॉडी गर्म हो रही है तो उसे ठंडा करने का काम कर रही है। तो ये नेगेटिव है वे में, और ये मोस्ट कॉमन होता है हमारी बॉडी में, यही ज़्यादातर वर्क करता है। और दूसरा क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव जैसे कि ये जो भी चेंज हो रहा है उसको और ज़्यादा इन्हांस कर देता है। जैसे कि चाइल्ड बर्थ हो रही हो, कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा देता है। जैसे चाइल्ड बर्थ के समय क्या होता है, यूट्रस के अंदर और कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे होते हैं, बट हमारी बॉडी क्या करती है, ऑक्सीटोसिन का लेवल और बढ़ा देती है ताकि कॉन्ट्रैक्शन और तेजी से हो। ठीक है, अब इसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। कीप बॉडी फंक्शनिंग स्मूथली, प्रिवेंट डिजीज एंड डैमेज, सपोर्ट सर्वाइवल इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे कि मान लो कोई एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है, गर्मी से ठंडी हो रही, ठंडी से गर्मी हो रही, तो ये सब क्या करता है, मेंटेन करके रखता है हमारी बॉडी को, उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग को मेंटेन करता है, डिजीज और डैमेज से बचाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोल ऑफ नर्स इन प्री ऑपरेटिव
प्रिपरेशन एंड केयर ऑफ पेशेंट। तो नर्स के क्या रोल रहते हैं प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन और पेशेंट की केयर करने के लिए। तो सबसे पहला होता है पेशेंट का क्या करना होता है, हेल्थ असेसमेंट करना होता है। पेशेंट का हमें हेल्थ असेसमेंट करना होता है, जिसके के अंदर क्या करते हैं, हम मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, एलर्जीज के बारे में पता करते हैं, और जो भी फिजिकल असेसमेंट होता है वो परफॉर्म करते हैं। और नेक्स्ट क्या है हमारा, पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करना, पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में बताना, एनेस्थीसिया के बारे में बताना, पोस्ट ऑपरेटिव एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताना कि जैसे कि सर्जरी के बाद आपके अंदर जो भी मतलब प्रॉब्लम है वो कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट आएगा उसके अंदर, उसके बारे में बताना, ताकि उससे क्या होता है, एंजाइटी कम होती है पेशेंट को। और एक और फिर रोल रहता है, मेन रोल रहता है कंसेंट का वेरिफिकेशन करना, यानी कि पेशेंट की सर्जरी से पहले क्या होता है, हमें कंसेंट फॉर्म पे साइन करवाना होता है पेशेंट्स का, उसके जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं या फैमिली होती है जो क्लोज होते हैं उनसे कंसेंट साइन कराई जाती है। दूर के रिश्तेदारों से कंसेंट कभी भी साइन नहीं कराई जाती है। जब भी सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा होता है या एनेस्थीसिया प्रोवाइड किया जाता है तो कंसेंट जरूर से साइन करवाना होता है, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस, सॉरी, प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस में जैसे कि पेशेंट का क्या होता है, एनपीओ स्टेटस को मेंटेन करना होता है, ज्वेलरी रिमूव करवानी होती है, डेंचर्स अगर दांत में वो आर्टिफिशियल दांत पहन रहे हैं तो उसको रिमूव कराना है, नेल पॉलिश को रिमूव कराना है। कभी आपने सोचा है कि नेल पॉलिश क्यों रिमूव करवाई जाती है? वहाँ पे कोई फैशन कंपटीशन तो हो नहीं रहा कि भाई नेल पॉलिश रिमूव करानी है या लगानी है, ऐसा कुछ। मेनली क्या होता है, नेल पॉलिश इसलिए हटवाई जाती है क्योंकि जो भी साइनोसिस हो रहा होता है अगर बॉडी के अंदर, तो सबसे पहले क्या होता है, नेल्स का कलर चेंज हो जाता है, वो हल्का सा जैसे पिंकिश होते हैं तो वो ब्लूइश होने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें साइनोसिस का पता चलता है, इसलिए हम लोग क्या करवाते हैं, नेल पॉलिश को रिमूव कराते हैं ताकि ये जो अर्ली साइंस है ये हमें पता चल सके। देन क्या है हमारे वाइटल साइंस का मॉनिटरिंग। वाइटल साइंस को हम मॉनिटर करते रहते हैं, जो भी बीपी, पल्स, टेम्परेचर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये सब हम मेंटेन करके मॉनिटर करके हम चार्ट को फिल करते रहते हैं, ताकि हमें जो भी अगर डिक्लाइन हो रहा है या फिर जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो हमें जल्दी से पता चल सके। स्किन प्रिपरेशन करानी होती है। स्किन प्रिपरेशन में क्या कराया जाता है, जैसे जो भी साइट पे ऑपरेशन होना है तो वहाँ का क्या करते हैं, एक दिन पहले शेव करवाते हैं और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो जाके बाथ ले ले, अच्छे से वो वॉश कर ले पूरी बॉडी को, ताकि जो भी बॉडी है वो जर्म फ्री हो सके, डस्ट फ्री हो सके, जिससे कि इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो भी प्रिस्क्राइब प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस होती हैं उनको एडमिनिस्टर कराना, जैसे कि सीडेटिव्स जो होती हैं, एंटीबायोटिक्स जो होती हैं उनको एडमिनिस्टर करना होता है। देन साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, जो भी है हम रीअश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, जितने भी असेसमेंट थे, इंटरवेंशंस थे, इंस्ट्रक्शंस थे, सबका क्या करते हैं हम रिकॉर्ड बनाते हैं। और एट द एंड क्या होता है, पेशेंट को ओटी तक शिफ्ट करवाना भी नर्स का ही काम होता है, यहाँ पे ओआ नहीं ओटी, ठीक है, ओटी तक शिफ्ट कराना भी पेशेंट जो भी नर्स होती है वार्ड की उनका ही काम होता है, ताकि उसका ऑपरेशन सही टाइम पे हो सके और उसको डॉक्यूमेंट्स के साथ, उसकी जो फाइल होती है उसके साथ ओटी तक भेजा जाना, ये भी नर्स का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, ये जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का, इसके बाद फिर लॉन्ग आंसर स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था, फिजिकल सेटअप ऑफ ओटी। ओटी का फिजिकल सेटअप कैसा होना चाहिए, कैसे हम ओटी को सेटअप करते हैं। तो ओटी का जब भी सेटअप होता है तो वो उसकी लोकेशन सबसे पहले डिसाइड की जाती है। ओटी हमेशा आईसीयू, इमरजेंसी और सर्जिकल वार्ड्स के पास में होना चाहिए, ताकि जल्दी से पेशेंट्स को शिफ्ट कराया जा सके, प्रॉब्लम ना हो उसमें। जोनिंग की जाती है ओटी के अंदर, अगर आप कभी गए हो तो वहाँ पे आप रेड लाइन, येलो लाइन, ग्रीन लाइन आपने देखी होगी, तो वो क्या होती है, प्रोटेक्टिव जोन्स होते हैं, ठीक है।
क्या होता है प्रोटेक्टिव जोन में क्या होता है चेंजिंग रूम होता है, रिसेप्शन होता है, वेटिंग एरिया होता है जो बाहर का होता है एकदम, ठीक है। फिर उसके बाद क्लीन जोन होता है जहाँ पे प्री ऑप रूम होता है, रिकवरी एरिया होता है, जैसे ऑपरेशन के पहले पेशेंट को ओटी के बाहर नहीं थोड़ी देर तक लिटा दिया जाता है, वहाँ पे फ्लूइड वगैरह उसका मेंटेन कर दिया जाता है, फ्लूइड जो चढ़ा दिए जाते हैं, एंटी सेंसिटिविटी टेस्ट कर लिया जाता है, और पेशेंट को एक बार और से जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस दिए थे शेविंग से रिलेटेड जो भी उसके क्लोथ्स हैं वो प्रॉपर वहाँ पे हम उसे करवा देते हैं ताकि अंदर जाके टाइम वेस्ट ना हो ओटी के अंदर। तो ये क्लीन एरिया होता है। फिर स्टेराइल एरिया होता है जहाँ पे एक्चुअली ओटी होता है, ऑपरेशन जहाँ पे होता है वो होता है। फिर उसके बाद एक डर्टी जोन भी होता है जहाँ पे जितना भी वेस्ट होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो जाते हैं, अनस्टेराइल हो जाते हैं, उनको एक जगह पे जाके वापस से क्लीनिंग की जाती है, जहाँ पे ऑटोक्लेव मशीन्स होती हैं, बॉयलर होता है, ये सब जो एरिया होता है उसे हम डिस्पोजल एरिया बोलते हैं, ठीक है। उसे डर्टी जोन के अंदर रखा जाता है। देन ओटी और ओ आर यानी ऑपरेटिंग रूम, ओटी आप समझ सकते हो ऑपरेशन थिएटर। ये क्या होता है स्पेशियस होना चाहिए, वेल लाइट होना चाहिए, एयर कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर एयर फ्लो अच्छे से हो यानी कि वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, इक्विप्ड विथ स्टेराइल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ओटी टेबल एंड लाइट्स। वहाँ पे क्या होता है ओटी की लाइट्स होनी चाहिए, ओटी टेबल होना चाहिए, जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो होने चाहिए, वो भी स्टेराइल होने चाहिए, ठीक है। वेंटिलेशन और एयर कंट्रोल जो है वहाँ पे अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फ्लोर एंड वॉल्स कोई क्या होता है स्मूथ और नॉन स्लिप बनाया जाता है, इजी टू क्लीन और डिसइंफेक्ट होने चाहिए। स्मूथ होगा तभी तो अच्छे से क्लीन हो पाएगा, अगर वहाँ पे रफ सरफेस होगा तो क्लीनिंग सही से नहीं हो पाएगी, इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। फिर क्या है एसेंशियल इक्विपमेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, जैसे कि एनेस्थीसिया का जो भी मशीन होता है, सक्शन का मशीन होना चाहिए, कॉर्टरी मशीन होनी चाहिए, मॉनिटर होना चाहिए, ठीक है। लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। ये मेंटेन करना होता है ओटी लाइट्स को अच्छे से वहाँ पे होना चाहिए। स्टोरेज एरिया अच्छा होना चाहिए जहाँ पे जितने भी स्टेराइल सप्लाईज हैं, सर्जिकल पैक्स हैं, इमरजेंसी ड्रग्स हैं, इन सबको रखा जा सके, अच्छे से अरेंज होनी चाहिए सारी टेबल्स को। कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, कॉलिंग सिस्टम वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स भी होने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर, इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए, बैकअप पावर भी होनी चाहिए वहाँ पे कि अगर लाइट चली जाए तो भाई एकदम से अंधेरा ना हो जाए ओटी के अंदर, वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ पे क्या होना चाहिए पावर का बैकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इमरजेंसी एग्जिट भी बहुत ज़रूरी है, और फायर एक्सटिंग्विशर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर मान लो कभी लग जाती है आग तो उससे बचाने के लिए हेल्प। चलिए फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जो भी आंसर इन डिटेल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि टोटल 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। और ये क्वेश्चन क्या होते हैं 3 पार्ट में होते हैं, जैसे कि ये डिफाइन निमोनिया है, ये 2 नंबर का होता है डिफिनेशन। फिर उसके बाद कॉजेस एंड सिम्टम 3 नंबर का है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट जो है वो अलग से 5 नंबर का होता है। तो ठीक है हम डेफिनेशन देखते हैं निमोनिया की। निमोनिया इज एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ लंग्स primarily affecting the alveoli, air sacs. It is usually caused by infection, bacterial, viral, fungal, leading to fluid or pus accumulation in the alveoli, making breathing difficulty, ठीक है। मेनली क्या है ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है लंग की, जिसके अंदर क्या होता है जो एल्विलाइज होती हैं, जो एयर सैक्स होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है गैसेस एक्सचेंज होता है, जिसके थ्रू वहाँ पे क्या होता है इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वायरल फंगल इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है फ्लूइड और पस का एक्यूमुलेशन हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। तो ये क्या है निमोनिया की डिफिनेशन। तो अगर आपने इतना लिख दिया तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। देन फिर हमारा कॉजेस, और तो इसको थोड़ा सा स्लाइड कर लेते हैं हम नीचे और थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं। कॉजेस क्या रहता है इन्फेक्शियस कॉजेस रहते हैं, जैसे कि हमारा
बैक्टीरियल हो गया, बैक्टीरियल के अंदर कौन कौन सा, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनियाई। और फिर वायरल कॉजेस क्या होते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, रेस्पिरेटरी सिनेशियल वायरस होता है, कोविड 19, ठीक है, सार्स कोविड 2 भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं हमारे एस्परजिलस की वजह से, हिस्टोप्लाज्मा की वजह से, तो ये सब कॉजेस रहते हैं। कुछ अदर कॉजेस भी रहते हैं। क्या होता है, कई बार फूड या लिक्विड जब भी हम लोग ले रहे होते हैं तो उसे कई बार क्या होता है गलती से एस्पिरेट कर जाते हैं। जैसे मान लो कई बार क्या होता है, पेशेंट्स जो है लेटे लेटे ही फ्लूइड मान लो ले लेते हैं, तो वो क्या होता है कई बार हमारे फूड पाइप में ना जाके विंड पाइप के अंदर चला जाता है, जिसको कि हम एस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से भी निमोनिया हो जाता है। या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया भी होता है, नोजोकोमल इन्फेक्शन जो होते हैं उसकी वजह से भी निमोनिया हो जाता है। फिर इसके अब हम देखते हैं सिम्टम्स, ठीक है। तो सिम्टम्स में इसके क्या होते हैं, सिम्टम्स मेनली रहता है फीवर, चिल होता है, इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो उसकी वजह से कफ आता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, चेस्ट पेन होता है, फटीग वीकनेस रहता है, रैपिड एंड सॉलो ब्रीथिंग रहती है, और स्पूटम आता है, साइनोसिस होता है सीवियर स्टेजेस के अंदर, ठीक है। कंफ्यूजन रहता है अगर मान लो एल्डर पेशेंट है तो। मैनेजमेंट कैसे होता है, अगर कोई पेशेंट निमोनिया से ग्रसित है तो उसके मैनेजमेंट के लिए क्या होता है, मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट और प्रिवेंटिव केयर। एंड देन मैंने यहाँ पे सोचा था एनसीपी बनाने का, बट मैंने सोचा ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे एनसीपी नहीं दिया है, ठीक है। एनसीपी आप खुद से बना सकते हो, नहीं तो एक सेपरेट वीडियो कर लेंगे एनसीपी पे, जिसमें हम कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पे एनसीपी बनाएंगे, ठीक है, नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे। तो अभी तो हम सिर्फ मैनेजमेंट देखते हैं, निमोनिया का क्या मैनेजमेंट रहता है। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, मेडिसिन दी जाती हैं, तो आपको क्या है डोजेस के बारे में पढ़ना नहीं है। नर्सिंग में बस आपको क्या होना चाहिए कि पता होनी चाहिए कि कौन सी क्लास की मेडिसिन है, और उसके एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, मेडिसिन के नाम याद होने चाहिए। जैसे कि मान लो एंटीबायोटिक होती है तो क्या होता है, एमोक्सिलिन होती है, एजिथ्रोमाइसिन, एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि हमारे बैक्टीरियल निमोनिया के लिए देते हैं। एंटीवायरल जो मेडिसिन होती है वो वायरल निमोनिया के लिए दिया जाता है, जैसे कि ओलसेटामिविर, ठीक है, ये ड्रग हो जाती है। एंटी फंगल जो भी मेडिकेशन होती है वो प्रोवाइड की जाती है। एंटीपायरेटिक्स क्या होता है, फीवर के लिए प्रोवाइड की जाती है। एनाल्जेसिक पेन के लिए प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि पैरासीटामॉल हो गई। ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड की जाती है, अगर मान लो SpO2 कम हो जाता है उस केस में हम ऑक्सीजन थेरेपी भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छे से लिख देता हूँ, SpO2, ठीक है। IV फ्लूइड्स देते हैं ताकि डिहाइड्रेशन ना हो और जो भी म्यूकस है वो थिन हो सके, इसलिए हम IV फ्लूइड्स भी प्रोवाइड करते हैं। देन फिर हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या करना होता है, आपको मेनली क्या होता है, सबसे पहले तो वाइटल साइंस लेने होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, पल्स हो गया, ऑक्सीजन सैचुरेशन हो गया। तो इनको क्या होता है रेगुलरली चेक करते रहना होता है। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है, अगर आप मान लो प्रिस्क्राइब्ड है तो ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करना है। पोजीशन करना है पेशेंट को, कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होता है हेल्प मिलता है ब्रीदिंग में। हाइड्रेशन प्रोवाइड करेंगे, हाइड्रेशन से क्या होगा, जब फ्लूइड क्या करेगा, लूज करेगा म्यूकस को, जिससे कि जो स्पूटम होगा वो थिन होके निकल जाएगा जल्दी जल्दी। एयरवे क्लीनिंग, अगर मान लो पेशेंट के एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो उसको कफिंग करने के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताएंगे, चेस्ट फिजियोथेरेपी दी जाएगी, जिससे कि वो एयरवे उसका क्लीन हो सके।
मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना है, जैसे भी प्रिस्क्राइब्ड होती हैं ड्रग्स, जो भी टाइमली रहता है, जो भी रूट होता है, जो डोज होता है, उसे हमें एडमिनिस्टर करना होता है मेडिकेशन को। इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, जो भी प्रिकॉशंस होते हैं उनको लेना होता है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जाता है, जो भी पेशेंट होता है निमोनिया का, तो उससे क्या होता है हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी डाइट दी जाती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, तो उसमें कैलोरी कंजप्शन ज़्यादा होता है, इसलिए हाई कैलोरी डाइट प्रोवाइड की जाती है। इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को और उसकी फैमिली को, ताकि जो है उसकी एंजाइटी का लेवल कम किया जा सके। अब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं? प्रिवेंटिव मेजर्स ऐसे मेजर्स होते हैं जो कि हम डिजीज होने से पहले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम मान लो वैक्सीन लेते हैं, तो यहाँ पे वैक्सीन कौन सी ली जाती है? निमोकोकल वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। तो यहाँ पे निमोकोकल वैक्सीन कौन सी होती है? पीसीवी, ठीक है। निमोकोकल वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन क्या होती है? एचआईवी, ठीक है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन, ठीक है। तो ये वैक्सीनेशन लेना होता है। हैंड हाइजीन मेंटेन करके रखना होता है, रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करके रखना होता है, या अगर मान लो कोई पेशेंट है जिसको पहले से प्रॉब्लम है तो उससे हमें क्या होता है डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, अवॉइड करना है स्मोकिंग को और एयर पोल्यूशन को मैनेज करना है क्रोनिक इलनेस जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, अस्थमा हो गया, इन सबको अच्छे से मैनेज करके करना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन हेमरॉइडेक्टोमी। हेमरॉइड, यहाँ पे मैंने सोचा कि मैनेजमेंट दिया है सर्जरी, हेमरॉइड की जो सर्जरी होती है उसे हम हेमरॉइडेक्टोमी बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या पूछा हुआ है आपसे? यहाँ पे डिफाइन करना है आपको हेमरॉइड। हेमरॉइड क्या होता है? पाइल्स को हम हेमरॉइड बोलते हैं, पाइल्स को हेमरॉइड बोलते हैं, ठीक है। व्हाट आर द कॉजेस सिम्टम ऑफ हेमरॉइड? एक मिनट, पहले छोटा कर लूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो और फिर उसके बाद आपको बताना है कॉजेस सिम्टम्स ऑफ हेमरॉइड, फिर एक्सप्लेन अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ हेमरॉइड, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन है, 2, 3, 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन मिला के बने हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं हेमरॉइड की। तो हेमरॉइड की क्या डेफिनेशन है? हेमरॉइड ऑल्सो कॉल्ड पाइल्स, पाइल्स भी बोला जाता है इसे। इसमें क्या होता है? आर स्वेलन एंड इन्फ्लेम्ड वेन्स, जो वेन्स होती हैं रेक्टम और एनस में, उसके अंदर स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिससे कि होता है डिस्कम्फर्ट होता है, ब्लीडिंग होती है और पेन होता है, ठीक है। ये कब होता है? जब मान लो स्टूल पास किया जा रहा होता है उस टाइम और ज़्यादा ये बढ़ जाता है। दे कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। कई बार क्या होता है इनसाइड रेक्टम होता है या फिर एनस की स्किन के अराउंड हो जाता है हेमरॉइड। अब इसके कॉजेस क्या रहते हैं हेमरॉइड के? हेमरॉइड का कॉज क्या रहता है? क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। अगर बहुत लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन या डायरिया है तो आपको हेमरॉइड होने के चांसेस रहते हैं। स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बॉवल मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, तो क्या होता है अगर बैठे रहते हो, प्रोलॉन्ग सीटिंग होती है टॉयलेट के अंदर, तब होता है, ठीक है। लो फाइबर डाइट, अगर आप फाइबर्स नहीं ले रहे हो अपनी डाइट के अंदर, यानी कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये सब नहीं ले रहे हो, तो आपको होने के चांसेस होते हैं। देन ओबिसिटी, अगर जिसका वेट जो है वो ज़्यादा है, ओबेस की कैटेगरी में आता है, तो उसको होने के चांसेस होते हैं। और 6th है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है? प्रेशर बढ़ जाता है हमारा एब्डोमेन के अंदर, पेल्विक के अंदर, जिसकी वजह से हो सकता है हेमरॉइड, या फिर एज की वजह से भी हो जाता है, ठीक है। और हैवी लिफ्टिंग की वजह से भी हेमरॉइड होता है, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा जिम में एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए मैं मजाक में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। देन सिम्टम्स अगर हम देखते हैं हेमरॉइड के, तो हेमरॉइड के क्या सिम्टम्स रहते हैं? इंटरनल हेमरॉइड होने के क्या कॉजेस रहेंगे, मतलब क्या सिम्टम्स रहेंगे? पेनलेस ब्लीडिंग होगी बॉयल मूवमेंट के टाइम पे, ब्लड ऑन टॉयलेट पेपर और टॉयलेट, यानी कि टॉयलेट में क्या होगा? ब्लड आएगा। प्रोलैप्स प्रोट्रूजन ऑफ हेमरॉइड थ्रू एनस, एनस से बाहर आ जाएगा जो भी हेमरॉइड होगा। और अगर एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल होगा तो वहाँ पे इचिंग होगा, इरिटेशन होगा अराउंड एनस, स्वेलिंग और लम्स नियर द एनल ओपनिंग, एनल ओपनिंग पे क्या होगा? स्वेलिंग या लम्स प्रेजेंट होंगे। पेन और डिस्कम्फर्ट होगा जब भी आप बैठोगे तब, और ब्लीडिंग होगी एट द टाइम ऑफ बॉवल मूवमेंट, ठीक है।
स्टूल पासिंग, जैसे भी आप समझ सकते हैं एट द टाइम इन द टॉयलेट। ओके, देन फिर हम देखते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या रहता है हेमरॉइड का? मेडिकल मैनेजमेंट में क्या दिया जाता है? टॉपिकल क्रीम और ऑइंटमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोकॉर्टिसोन, लीडोकेन, ठीक है, ये सब दिया जाता है। इससे क्या होता है? पेन कम होता है, ठीक है, और इन्फ्लामेशन कम होता है। सपोजिटरीज दी जाती हैं। सपोजिटरी क्या करती है? जो स्टूल होता है उसे सॉफ्ट करने का काम करती है, ठीक है, और स्टूल सॉफ्टनर भी दिए जाते हैं। ये क्या करते हैं? स्टूल को सॉफ्ट करने का काम करता है। ओरल पेन किलर्स दी जाती हैं। सिट्स बाथ प्रोवाइड किया जाता है। सिट्स बाथ क्या होता है? एक जैसे बड़े से बकेट के अंदर थोड़ा सा गर्म पानी लिया जाता है, लूक वार्म वाटर लिया जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, और उसके अंदर बैठने को लिए बोला जाता है 10 से 15 मिनट तक। उससे क्या होता है? पेन और स्वेलिंग थोड़ी सी कम होती है। इसे आप याद रखना है, सिट्स बाथ। क्या? सर्जिकल प्रोसीजर मैनेजमेंट, ठीक है, सर्जिकल प्रोसीजर में कैसे मैनेजमेंट किया जाता है? तो रबर बैंड लाइगेशन किया जाता है, टाई ऑफ हेमरॉइड टू कट ऑफ ब्लड सप्लाई, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे हेमरॉइड होता है उसको रबर से टाइट कर दिया जाता है, जिससे कि वहाँ की ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी, तो वहाँ पे पेन और ब्लड ब्लीडिंग दोनों ही रुक जाएगा। और स्क्लेरोथेरेपी, इसमें क्या है? इंजेक्शन टू श्रिंक हेमरॉइड, इसमें इंजेक्शन प्रोवाइड किया जाता है स्क्लेरोथेरेपी के अंदर, जिससे कि हेमरॉइड छोटा हो जाता है। इंफ्रारेड कोएगुलेशन यूजिंग लेजर और इंफ्रारेड लाइट टू श्रिंक हेमरॉइड, इसके से क्या किया जाता है? जो भी हेमरॉइड है उसको छोटा कर दिया जाता है, श्रिंक कर दिया जाता है लेजर का यूज करके, ठीक है। हेमरॉइडेक्टॉमी मेनली क्या है? आपको ये याद रखना है, हेमरॉइडेक्टॉमी। एक मिनट में हाईलाइट कर देता हूँ इसको, ठीक है। हेमरॉइडेक्टॉमी आपको याद रखना है। ये क्या होता है? सर्जिकल रिमूवल होता है हेमरॉइड का, ठीक है। और स्टेपल्ड हेमरॉइडोप्लेक्सी, ठीक है, इसमें क्या होता है? स्टेपल कर दिया जाता है, जिससे कि ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा। और अब यहाँ पे हम देखते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या डाइटरी चेंजेस, जिसकी वजह से क्या है? हेमरॉइड के चांसेस कम हो जाते हैं। ये क्या होगा? प्रिवेंटिव मेजर्स में आएगा, ठीक है, या फिर हेमरॉइड होने के बाद भी आप इसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। हाई फाइबर डाइट लेना है आपको, जिससे कि क्या होगा? स्टूल सॉफ्ट होगा, ठीक है। एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, इससे भी क्या होगा? स्टूल सॉफ्ट होगा। ज़्यादा पानी पीने से अवॉइड स्ट्रेनिंग, ज़्यादा देर तक क्या है? रोक के नहीं रखना है, ठीक है, जैसे ही आए वैसे ही जाना है आपको टॉयलेट, ठीक है, ज़्यादा देर तक रोकना नहीं है। एक्सरसाइज करना है रेगुलरली, और अवॉइड करना है प्रोलॉन्ग सिटिंग, ठीक है, ज़्यादा देर तक टॉयलेट में नहीं बैठे रहना है, उससे भी स्वेलिंग बढ़ेगी वहाँ इन वेन्स के अंदर। अब नर्सिंग मैनेजमेंट अगर हम देखें तो मॉनिटर करना है हमें यहाँ पे रेक्टल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, प्रोवाइड करना है पेन रिलीफ और हाइजीन केयर, एजुकेट करना है पेशेंट को प्रॉपर डाइट और फ्लूइड इनटेक पे, इंस्ट्रक्ट करना है सिट बाथ, ठीक है, सिट बाथ और वुंड केयर प्रोवाइड करना है, अगर मान लीजिए वहाँ पे वुंड का फॉर्मेशन हुआ है, या फिर अगर मान लो पेशेंट की क्या सर्जरी हो चुकी है तब। ऑफर इमोशनल सपोर्ट एंड इंश्योर प्राइवेसी। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये क्या है? डिफाइन हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म को डिफाइन करना है, उसके कॉज और सिम्टम्स बताने हैं आपको, और एक्सप्लेन करना है मैनेजमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। ये टोटल क्या हुआ? 10 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। तो ऐसे ही जैसे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन रहते हैं, जिनमें से आपको 4 करने होते हैं, सब 5-5 मार्क्स से होते हैं। वैसे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन भी 6 आते हैं, जिनमें से आपको 4 अटेम्प्ट करना होता है, सारे 10-10 नंबर के होते हैं चारों क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं हम डेफिनेशन ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है? कंडीशन होती है, इज अ कंडीशन इन विच थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन्स। इसमें क्या होता है? थायराइड ग्लैंड क्या करती है? प्रोड्यूस करने लगती है एक्सेसिव अमाउंट में थायराइड हार्मोन T3 T4 को जब एक्सेसिव प्रोड्यूस करने लग जाती है थायराइड ग्लैंड, तो उससे क्या होता है? मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा और भी बहुत सारे बॉडी सिस्टम को अफेक्ट करता है।
पहले तो हम इसके कॉजेज देख लेते हैं। कॉजेज क्या रहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के, ये क्या होता है ग्रेव्स डिजीज की वजह से होता है। ये क्या होता है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है ग्रेव्स डिजीज, उसकी वजह से होता है। थायराइड नोड्यूल्स की वजह से होता है, थायराइड ग्लैंड के अंदर अगर कोई नोड्यूल्स प्रेजेंट हो जाते हैं तो उससे क्या होता है एक्सेसिव हार्मोन सिक्रीट होने लग जाता है। थायराइडाइटिस हो जाए, अगर इन्फ्लामेशन हो जाए थायराइड के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा लीक होने लग जाएगा हार्मोन का। एक्सेसिव आयोडीन इनटेक होने लग जाए, अगर मान लो कोई पर्सन क्या करता है डाइट के अंदर ज़्यादा आयोडीन लेने लग जाता है, ज़्यादा नमक लेने लग जाता है, तो भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। ठीक है, ओवरडोज हो जाए थायराइड हार्मोन मेडिकेशन का, अगर मान लो कोई पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म का है और उसे क्या होता है जो भी मेडिकेशन चलती है उसका अगर वो ओवरडोज ले ले तो हाइपरथायरॉयडिज्म में चला जाएगा। ठीक है, पिट्यूटरी ट्यूमर हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ट्यूमर हो जाएगा, उससे क्या होता है वो स्टिमुलेट करेगा थायराइड को। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, जिससे कि क्या होता है हमारा थायराइड ग्लैंड T3 और T4 को सिक्रीट करती है। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम इसके देखेंगे सिम्टम्स। ओके, सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म के क्या सिम्टम्स होंगे अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी हाइपरथायरॉयडिज्म होगा, हाइपर यानी कि बढ़ना, ठीक है, थायराइड अगर बढ़ेगा, ठीक है, थायराइड बढ़ता है तो वेट कम हो जाता है, वेट लॉस होता है। ठीक है, और अगर थायराइड कम हो जाता है, थायराइड अगर कम हो जाता है तो वेट बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि थायराइड हार्मोन क्या बहुत ज़्यादा उसका मेन रोल होता है मेटाबॉलिज्म में। तो अगर थायराइड हार्मोन बढ़ जाता है तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, और अगर मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो वहाँ पे वेट लॉस होना जाहिर सी बात है। ठीक है, तो आप ये याद रखना कि अगर थायराइड बढ़ता है तो वेट लॉस होगा और थायराइड कम होगा तो वेट गेन होता है। ठीक है, और क्या होता है रैपिड एंड इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है। ठीक है, रैपिड हार्ट बीट होगी, नर्वसनेस होगा, एंजाइटी इरिटेबिलिटी होगा, इंक्रीज स्वेटिंग एंड हीट इंटॉलरेंस होगा, ट्रिमर्स होगा। ट्रिमर्स यानी कि हाथ में क्या होता है शेकिंग मूवमेंट होने लग जाता है, हाथ कांपने लग जाते हैं। फ्रीक्वेंट बॉवेल मूवमेंट होगा, डायरिया होगा। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म में डायरिया होता है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी रहेगी अगर थायराइड है तो, फटीग और मसल वीकनेस रहेगा, इंसोम्निया होगा, सोने में प्रॉब्लम होगी, रात में नींद नहीं आएगी, गोइटर गोइटर हो जाएगा यानी कि स्वेलिंग हो जाएगी नेक में। ठीक है, थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाएगी। अब इसके हम मैनेजमेंट देखते हैं, तो मैनेजमेंट क्या है हमारा, पहले तो हम मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में एंटी थायराइड ड्रग्स प्रोवाइड की जाएंगी, मेथिमेजोल और प्रोपाइथियोराइसिल। ठीक है, ये ड्रग्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो क्या करता है हार्मोन्स के प्रोडक्शन को कम कर देता है। बीटा ब्लॉकर्स प्रोवाइड की जाती हैं, प्रोपेनॉल टू कंट्रोल सिम्टम्स लाइक फास्ट हार्ट बीट एंड ट्रिमर्स। ठीक है, हार्ट रेट को कम करने का काम करता है और ट्रिमर्स को भी कम करता है बीटा ब्लॉकर्स प्रोपेनॉल। रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी दी जाती है। रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी क्या करती है डिस्ट्रॉय ओवर एक्टिव थायराइड सेल्स टू रिड्यूस हार्मोन प्रोडक्शन। ये क्या करता है जो ओवर एक्टिव थायराइड सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, जिससे कि हार्मोन्स का प्रोडक्शन कम होता है। देन हम देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या किया जाता है थायराइडेक्टोमी की जाती है। थायराइडेक्टोमी यानी कि पार्शियल या टोटल रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है पार्शियली या टोटली थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाता है। इंडिकेटेड व्हेन मेडिकेशंस फेल, अगर मेडिसिन काम नहीं करती हैं, गॉइटर ज़्यादा हो जाता है,
और कैंसर के चांसेस बन जाते हैं, तब हम थायराइडेक्टोमी करते हैं। मे रिक्वायर्स लाइफ लॉन्ग थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट आफ्टर सर्जरी। अगर मान लो थायराइड ग्लैंड को अगर रिमूव कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर पेशेंट को हमेशा के लिए थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेनी पड़ेगी। और क्या है, डाइटरी एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। अगर हम डाइट और अगर सर्जरी हो जाती है या फिर मान लो पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है तो उसके बाद उसको डाइट में क्या क्या चेंजेस करने होंगे, लाइफस्टाइल कैसे चेंज करनी होगी, वो हम देखते हैं। अवॉइड करना होगा ऐसे आयोडीन रिच फूड्स को। जो भी आयोडीन रिच फूड होते हैं जैसे कि सी फूड्स हो गए, आयोडीनाइज्ड सॉल्ट हो गई, इनको कम करना होगा या छोड़ देना होगा, अवॉइड करना होगा एकदम से, इनको एकदम से छोड़ देना है जिसमें आयोडीन प्रेजेंट होगा। ईट करना है, अब ईट अ बैलेंस डाइट टू मेंटेन वेट एंड एनर्जी। तो ऐसी बैलेंस डाइट लेनी है जिससे कि क्या हो, वेट मेंटेन रहे और एनर्जी का लेवल भी मेंटेन रहे। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स का यूज करना है जैसे कि योगा, मेडिटेशन का यूज करना है। और रेगुलर फॉलोअप विथ थायराइड फंक्शन टेस्ट। पूरा थायराइड प्रोफाइल टेस्ट जो होता है वो कराते रहना पड़ेगा रेगुलरली। T3, T4, TSH को हमें रेगुलरली मॉनिटर करना होगा। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहता है, नर्सिंग मैनेजमेंट में वाइटल्स को मॉनिटर करना है, पेशेंट का पल्स, बीपी, टेम्परेचर रिड्यूस करना है, स्टिमुलेशन यानी कि जैसे काम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है जिससे कि पेशेंट को स्ट्रेस ना हो। मॉनिटर करना है वेट और न्यूट्रिशनल इनटेक, न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करना है, मॉनिटर करते रहना है। एजुकेट करना है पेशेंट को अबाउट मेडिकेशंस और जो भी सिम्टम्स होंगे उसके बारे में बताने के लिए, ठीक है। वॉच करना है हमें कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि थायराइड स्टॉर्म ना हो जाए। थायराइड स्टॉर्म क्या होता है, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, इसको हम बाद में थ्योरी वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे थायराइड स्टॉर्म क्या होता है, ठीक है। डिफाइन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ओके। Define nephrotic syndrome. What are the causes and symptoms of nephrotic syndrome? Explain about the management of nephrotic syndrome. तो यहाँ पे हमें बताना है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की डेफिनेशन बतानी है, फिर उसके कॉजेज सिम्टम्स बताने हैं, देन फिर हमें उसके मैनेजमेंट को बताना है, ठीक है। डिफाइन डेफिनेशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है, हम शुरू करते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज अ किडनी डिसऑर्डर। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है, किडनी का डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर क्या होता है, एक्सेसिव प्रोटीन लॉस इन द यूरिन। प्रोटीन क्या होता है, हमारी यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब प्रोटीन बढ़ जाता है यूरिन में तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन यूरिया। मेडिकल टर्म्स में उसे हम बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। ये भी आप याद रखना, एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि अगर प्रोटीन हमारे यूरिन के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में आने लग जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम प्रोटीन यूरिया बोलते हैं। और हमारे ब्लड में क्या हो जाता है, लो प्रोटीन लेवल हो जाएगा ब्लड में, और ब्लड में अगर प्रोटीन का लेवल कम हो जाता है तो उसे हाइपो एल्ब्यूमिनिया बोलते हैं, एल्ब्यूमिनिया बोलते हैं, ठीक है, अगर ब्लड के अंदर कम हो जाता है। और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, स्वेलिंग्स हो जाएगा हमारे लेग में, एडिमा हो जाएगा, स्पेशली इन दी फेस, लेग एंड एंकल्स, ठीक है। लेग्स के अंदर, फेस में और एंकल के अंदर क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। एक बार और मैं पढ़ देता हूँ। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज अ किडनी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव प्रोटीन लॉस इन द यूरिन कॉल्ड प्रोटीन यूरिया, लो ब्लड प्रोटीन लेवल्स यानी कि हाइपोएल्ब्यूमिनिया, ठीक है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड स्वेलिंग, एडिमा हो जाता है, स्पेशली इन द फेस, लेग एंड एंकल्स, ठीक है। इट अकर्स ड्यू टू डैमेज ऑफ ग्लोमेरुलाई, ठीक है, ग्लोमेरुलाई के डैमेज की वजह से होता है, ठीक है। जो फिल्टरिंग यूनिट होता है ग्लोमेरुलस, उसमें अगर डैमेज हो जाता है तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम अकर होता है। अब इसके हम कॉजेज देखते हैं। कॉजेज, प्राइमरी कॉजेज होते हैं हमारे जैसे किडनी से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मिनिमल चेंज डिजीज, ये क्या होता है, बच्चों के अंदर होता है। फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, ठीक है, इसकी वजह से होता है। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी की वजह से होता है, ये जो प्राइमरी कॉजेस रहते हैं।
फिर सेकेंडरी कॉजेस क्या होता है, अगर कोई अदर डिजीज कंडीशन की वजह से कोई डिजीज होती है तो उसे हम सेकेंडरी कॉजेस के अंदर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से हो तो उसे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलेंगे। लूपस एसएलई यानी कि सिस्टमेटिक लूपस एरिथमेटोस, एसएलई का फुल फॉर्म होता है। लूपस डिजीज होती है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है, इसकी वजह से हो जाता है। इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी, सी, एचआईवी, मलेरिया के इन्फेक्शन की वजह से अगर हो जाता है तो। मेडिकेशन जैसे कि एनसेड्स और कुछ एंटीबायोटिक्स के भी यूज़ की वजह से होता है। एनसेड्स आपको मैंने कई बार बताया है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को हम एनसेड्स बोलते हैं, जैसे कि हमारी जो पीसीएम हो गई, आइबुप्रोफेन हो गई, ये सब क्या है, एनसेड ड्रग्स का टाइप्स होती हैं। एम्लोइडोसिस, ठीक है, एम्लोइडोसिस क्या होता है, ये प्रोटीन बिल्डअप हो जाता है हमारे ऑर्गन्स के अंदर, तब हम उसे एम्लोइडोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, सिम्टम्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो सिम्टम्स क्या रहेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, प्रोटीन क्या ज़्यादा आएगा हमारी यूरिन के अंदर, ठीक है, प्रोटीयूरिया होगा, वेट गेन होगा, क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन होने लग जाएगा। जब प्रोटीन कम होता है हमारी बॉडी के अंदर तो फ्लूइड का रिटेंशन होने लग जाता है। एडिमा होगा हमारे फेस, आईज के अराउंड, एंकल के अराउंड, फीट के अराउंड, फटीग रहेगा, वीकनेस रहेगा, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा। अगर फ्लूइड हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा यूरिन आउटपुट, एलिवेटेड रहेगा हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब हम देखें मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या करना है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देनी है, जैसे कि प्रेडनिसोन। प्रेडनिसोन क्या होता है, ये इन्फ्लामेशन कम करता है, ये बच्चों के अंदर ज़्यादातर दिया जाता है। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती हैं, अगर मान लो इम्यून सिस्टम की वजह से, ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से होता है तो ये सब ड्रग्स दी जाती हैं। डायूरेटिक दी जाती है, जैसे कि फ्रोसेमाइड, इसे हम लैसिक्स भी बोलते हैं कॉमनली हॉस्पिटल प्रैक्टिस के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन, टू रिड्यूस फ्लूइड रिटेंशन, लैसिक्स जो डायूरेटिक ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती हैं, जिससे कि क्या हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो गया होता है वो कम होता है। एसीई इनहिबिटर्स क्या करती हैं, एसीई इनहिबिटर इसका फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या करता है, बीपी को कम करने का काम करता है। ये जैसे कि एंजियोटेंसिन जो एंजाइम होता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट से सेकंड में कन्वर्जन को रोकता है, जिससे कि क्या होता है, स्मूथ मसल्स रिलैक्स होती हैं, जिससे कि हमारा बीपी भी कम होता है, जैसे कि इनेप्रिल और लोसार्टन, ठीक है। स्टैटिन क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने का काम करता है। एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, इन्फेक्शंस को ट्रीट करती हैं और प्रिवेंट करती हैं, ठीक है, इम्यूनोसप्रेसिव होती हैं। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, अब यहाँ पे हम न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट की बात करें तो प्रोटीन हमारे यूरिन के अंदर अगर ज़्यादा आ रहा है तो हमें क्या करना होता है, प्रोटीन को कम देना होता है, ठीक है, मॉडरेट अमाउंट में प्रोटीन देना होता है। सोडियम कम देना होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑलरेडी एडिमा हो रखा है, फ्लूइड रिटेंशन हो रखा है, और अगर सोडियम देंगे तो और ज़्यादा फ्लूइड रिटेंशन होगा, ठीक है। प्रोटीन कम करना होता है, लो फैट देना होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है। फ्लूइड को जो है बहुत ज़्यादा कम, मतलब एक एडिक्वेट अमाउंट में देना होता है, और इसका जो भी फ्लूइड जो इनटेक आउटपुट चार्ट होता है उसको मेंटेन करना होता है। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या करना है, मॉनिटर करना है वाइटल साइंस को, जैसे कि बीपी और जो वेट गेन हो रहा है रेगुलरली उसको मॉनिटर करना है यूरिन आउटपुट को और प्रोटीन लेवल को ऑब्जर्व करना है, साइन ऑफ इन्फेक्शन एडिमा के लिए एडमिनिस्टर करना है मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड, प्रोवाइड करना है इमोशनल सपोर्ट, ठीक है, पेशेंट को एजुकेट करना है, पेशेंट फैमिली एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट एंड मेडिकेशन एंड फॉलो अप, ठीक है, ये सब हम प्रोवाइड करते हैं। बेसिक सी चीज़ें हैं, ये सब बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, मोस्ट ऑफ द सेम ही रहता है, कुछ ही पॉइंट्स चेंज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था, डिफाइन हाइड्रोसिल, व्हाट आर द कॉजेस, सिम्टम्स
ऑफ हाइड्रोसिल एंड एक्सप्लेन अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोसिल। तो हाइड्रोसिल क्या होता है, उसके कॉजेज सिम्टम्स क्या रहते हैं और उसका हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, हाइड्रोसिल इज अ पेनलेस स्वेलिंग इन द स्क्रोटम। स्क्रोटम पता होगा आपको, नहीं पता तो आप एनाटॉमी पढ़िए, ठीक है। caused by the accumulation of fluid around the testicles within the tunica vaginalis, sac around the testis. It is कॉमन इन न्यूबॉर्न एंड ऑल्सो अकर इन अडल्ट मेल। ये क्या होता है, न्यूबॉर्न के अंदर कॉमन रहता है, पर मेल्स के अंदर जो होता है टेस्टिस मेल्स के अंदर होता है, स्क्रोटम मेल्स के अंदर होता है, ठीक है। तो ये मेल्स के अंदर ही होगी डिजीज, जाहिर सी बात है। न्यूबॉर्न के अंदर क्या होता है, ये कॉमन होता है समटाइम्स, बट जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, मेनली इंजरी की वजह से, ट्रॉमा की वजह से ये हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोसिल एक तरह से आप बोल सकते हो कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है जब स्क्रोटम के अंदर, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं। कॉजेस क्या रहते हैं इसके, ठीक है। कॉजेस बच्चों के अंदर क्या होता है, ये कॉन्जेनाइटल होता है, जैसे कि फेलियर ऑफ procession vaginalis a canal to close properly during the fetal development, allowing fluid to flow into the scrotum। क्या होता है, जो ये कैनाल होती है अगर ये सही से बंद नहीं होती है फीटल डेवलपमेंट के अंदर, तो उससे क्या होता है, फ्लूइड फ्लो करने लगता है स्क्रोटम के अंदर। तो ये बच्चों के अंदर कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम होती है। देन अडल्ट्स के अंदर क्या होता है, मेनली मैंने आपको बताया ना, इंजरी या ट्रॉमा की वजह से होता है या फिर इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। और पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन होता है, अगर मान लो कोई हर्निया था या वेरिकोसील सर्जरी हुई थी, उसकी वजह से होता है। ट्यूमर लेस कॉमन है, रेडिएशन थेरेपी की वजह से, आइडियोपैथिक कई बार क्या होता है, इसके कॉज हमें पता नहीं होते, पर मैंने जितना हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिस के अंदर देखा हुआ है, तो मेनली क्या होता है, इंजरी और ट्रॉमा की वजह से ही पेशेंट आते हैं, ठीक है, हाइड्रोसिल की कंडीशन लेके। अब इसके अंदर सिम्टम क्या होता है, सिम्टम रहेगा स्वेलिंग होगी वन और बोथ साइड ऑफ द स्क्रोटम, यानी कि जो टेस्टिस होता है और पेयर में होता है राइट एंड लेफ्ट, तो उसमें एक साइड या दोनों साइड स्क्रोटम में स्वेलिंग होगी। पेनलेस इनलार्जमेंट होगा, इसके अंदर क्या होगा, पेन नहीं होता है बट डिस्कम्फर्ट रहेगा, ठीक है, पैंट वगैरह पहनने में डिस्कम्फर्ट होता है। फीलिंग ऑफ हैवीनेस इन द स्क्रोटम, स्क्रोटम में जब पानी भर जाएगा, ठीक है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो हैवी तो फील होगा ही। ट्रांसल्यूमिनल लेशन टेस्ट पॉजिटिव होता है, यानी कि लाइट पासेस थ्रू फ्लूइड फिल्ड सैक। नो फीवर रेडनेस अनलेस इन्फेक्टेड, अगर इन्फेक्टेड नहीं है तो कुछ फीवर रेडनेस कुछ नहीं रहेगा। इन इन्फेंट्स में इंक्रीज द रिस्क ड्यूरिंग द डे एंड रिड्यूस ड्यूरिंग नाइट, ठीक है। इन्फेंट्स के अंदर क्या होता है, साइज जो है दिन के अंदर थोड़ा बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है, ठीक है, ये होता है। अब मैनेजमेंट अगर हम देखें हाइड्रोसिल का, तो हाइड्रोसिल का क्या है, इन्फेंट्स के अंदर क्या होता है, बस ऑब्जर्वेशन करिए आप, इन्फेंट्स के अंदर क्या होता है, ये अपने आप ही 1 से 2 साल के अंदर अपने आप ही ये ठीक हो जाता है, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर कॉन्जेनाइटल हाइड्रोसिल होता है तो उसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। और मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, जो भी अंडरलाइंग कॉज होता है, यानी कि जैसे इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे। पर मेन क्या रहता है इसका, मेन सर्जिकल मैनेजमेंट ही होता है। मोस्ट ऑफ दी केसेस के अंदर हाइड्रोसिलेक्टोमी की जाती है। हाइड्रोसिलेक्टोमी में क्या किया जाता है, सर्जिकल रिमूवल और ड्रेनेज ऑफ हाइड्रोसिल सैक। या तो हाइड्रोसिल सैक को हटा दिया जाता है, बट मोस्टली नहीं हटाया जाता है क्योंकि रिप्रोडक्टिव कॉज भी होता है उसका, टेस्टिस है भाई, उसको नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, ड्रेनेज मेनली किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोसिलेक्टोमी करके एक ओपनिंग की जाती है स्क्रोटम के अंदर और वहाँ से जो भी फ्लूइड होता है उसको ड्रेन आउट कर दिया जाता है बाहर, ठीक है। इंडिकेटेड इफ हाइड्रोसिल इज लार्ज, पेनफुल एंड नॉट रिजॉल्विंग ऑन इट्स ओन, ठीक है। अगर हाइड्रोसिल बढ़ता जा रहा है, पेनफुल होता है, तब ये किया जाता है। परफॉर्म्ड अंडर लोकल और जनरल एनेस्थीसिया, मेनली तो लोकल एनेस्थीसिया के अंदर ही कर दिया जाता है ऑपरेशन, बहुत ज़्यादा बड़ी सर्जरी नहीं होती है, ठीक है। इसकी एस्पिरेशन विथ स्क्लेरोथेरेपी इन सम एडल्ट्स,
Fluid is aspirated and sclerosing agent is injected to prevent reaccumulation, less common use due to risk of reoccurrence. ये क्या है, एस्पिरेशन यानी कि वहाँ से फ्लूइड निकाल लिया जाए, तो ये क्या है, इसको कम प्रैक्टिस किया जाता है। मैंने भी जितना जगह देखा है तो वहाँ पे हाइड्रोसिलेक्टोमी ही की जाती है, सर्जिकली रिमूव ही किया जाता है, ठीक है। ये वाली प्रैक्टिस कम की जाती है, बट आप अपने जानने के लिए जानो कि एस्पिरेशन विद स्क्लेरोथेरेपी, ठीक है, एस्पिरेशन किया जाता है, ऐसा कर सकते हैं बट ये किया नहीं जाता क्योंकि इसमें क्या रिस्क रहता है, दोबारा से होने के चांसेस होते हैं। अब इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, तो वही हमारा प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव मैनेजमेंट जो भी कॉमन थे वही यहाँ पे भी रहेंगे। सर्जरी होती है क्योंकि तो और भी मॉनिटरिंग है, स्क्रोटल स्वेलिंग पेन, एजुकेट पेशेंट अबाउट स्क्रोटल हाइजीन एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर देनी है, अप्लाई स्क्रोटल सपोर्ट एंड आइस पैक पोस्ट ऑपरेटिव टू रिड्यूस स्वेलिंग, ठीक है। स्क्रोटम का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है और आइस पैक किया जाता है जिससे कि स्वेलिंग कम हो। इनकरेज करना है रेस्ट एंड लिमिट करना है फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग रिकवरी, ठीक है। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब पेन रिलीवर एंड एंटीबायोटिक्स, ठीक है, जो भी मेडिकेशन हो उसको एडमिनिस्टर कर देना है, जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन हो। ऑब्जर्व करना है साइंस ऑफ इन्फेक्शन, फीवर, रेडनेस एंड डिस्चार्ज, ठीक है, जो भी मेन कॉमन चीज़ें हैं वो करना है। बट यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हो कि जैसे कि स्क्रोटम का है तो वहाँ पे स्क्रोटम का मॉनिटरिंग करना है, एजुकेट करना है पेशेंट को स्क्रोटल हाइजीन के बारे में, स्क्रोटम का सपोर्ट प्रोवाइड करना है, उसके लिए एक बैंडेज बांध देना है, ठीक है। आइस पैक और इससे यूज़ करके उसकी स्वेलिंग कम करने की कोशिश करना है और रेस्ट को प्रमोट करना है जब तक उसकी रिकवरी नहीं हो जाती। सब ऑपरेटिव की बात की जा रही है, ठीक है, ऑपरेशन की बात की जा रही है। और प्री ऑप में वही सब रहेगा, एनपीओ स्टेटस, इन्फॉर्म कंसेंट और जो शेविंग, क्लीनिंग, ये सब चीज़ें रहेंगी कॉमनली जो होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन है, डिफाइन ऑस्टियोपोरोसिस। Define osteoporosis. What are the cause and symptom of osteoporosis? Explain about the management of osteoporosis. तो आपको यहाँ पे osteoporosis पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन सेम है, डिजीज बस चेंज होती है, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। डिफाइन ऑस्टियोपोरोसिस, व्हाट आर द कॉज एंड सिम्टम्स ऑफ जो भी डिजीज रहती हैं, एंड देन एक्सप्लेन अबाउट द मैनेजमेंट, ठीक। तो जब भी आपसे मैनेजमेंट पूछा जाए, मैनेजमेंट क्या होता है, 5 नंबर का होता है, तो यहाँ पे आपको मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग मैनेजमेंट इतना करके फिर एनसीपी बनाना है, तब आप उम्मीद रखो कि आपको 5 में से 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब डिफिनेशन क्या होती है ऑस्टियोपोरोसिस की, तो ऑस्टियोपोरोसिस इज अ बोन डिजीज। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो से ही क्लियर है, ऑस्टियो कहाँ पे, बोन के लिए यूज किया जाता है, तो ये क्या है, एक बोन की डिजीज है। कैरेक्टराइज्ड बाय लो बोन मास and deterioration of bone tissue leading to weak and brittle bones. This increases the risk of fracture, especially in the hip, spine and wrist. क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस में, क्या होता है, बोन जो होती है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, बोन्स क्या होती है बीच में उनके पोर्स होने लग जाते हैं, पोरस बोन हो जाती है, जिससे कि क्या होता है बोन वीक हो जाती है और वहाँ पे बोन के टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, यानी कि फ्रैक्चर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और वो स्पेशली कहाँ होते हैं, हिप में, स्पाइन में और व्रिस्ट में इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कॉजेस क्या रहता है ऑस्टियोपोरोसिस का, ऑस्टियोपोरोसिस का मेन कॉज क्या है, प्राइमरी कॉजेस होते हैं एजिंग, जैसे कि उम्र के साथ क्या होता है बोन की डेंसिटी अपने आप नेचुरली कम होने लगती है। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स, जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स होती हैं उनके अंदर एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, जिसकी वजह से बोन की डेंसिटी भी कम होने लग जाती है। जेनेटिक कॉजेस भी रहते हैं, अगर फैमिली हिस्ट्री रहती है ऑस्टियोपोरोसिस की तो उनकी फैमिली में होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी कॉजेस। सेकेंडरी कॉजेस के अंदर क्या होता है, विटामिन एंड कैल्शियम डी डेफिशिएंसी, ये क्या होता है मेन कॉज होता है हमारा ऑस्टियोपोरोसिस का, ठीक है। विटामिन डी एंड कैल्शियम डेफिशिएंसी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हार्मोनल डिसऑर्डर,
हार्मोनल डिसऑर्डर जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म, कुशिंग सिंड्रोम, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एनसेड्स जो मेडिसिन होती हैं उनके लॉन्ग टर्म यूज की वजह से हो जाता है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन, सर्टेन मेडिकेशन जैसे कि रूमेटिक अर्थराइटिस और किडनी डिजीज में जो मेडिकेशन का यूज किया जाता है उनकी वजह से भी होने के चांसेस होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अब इसके सिम्टम्स हम देखते हैं, सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये क्या होती है, एक साइलेंट डिजीज होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सिम्टम्स आपको समझ में नहीं आएंगे। मेनली क्या होता है, जब तक फ्रैक्चर नहीं होता है तब तक आपको नहीं पता चलता है इस डिजीज के बारे में, या फिर आप अगर जैसे रेगुलर मॉनिटरिंग करवा रहे हो अपनी कैल्शियम विटामिन डी के लेवल का, ब्लड टेस्ट कराते हो, फुल बॉडी चेकअप कराते हो हर साल, तो हाँ आपको पता चल जाएगी ये डिजीज। बट इसमें कुछ सिम्टम्स रहेंगे जिससे लोग इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि बैक पेन होता है, ठीक है, लॉस ऑफ हाइट ओवर टाइम, हाइट कम होने लगती है, स्टूप पोस्चर जैसे कि काइफोसिस होता है। काइफोसिस में क्या होता है, बॉडी आगे की तरफ झुक जाती है। बोन फ्रैक्चर्स होते हैं, बहुत छोटा सा अगर इंजरी होती है, हल्का सा भी स्ट्रेस होता है बोन के ऊपर तो बोन के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है। वीकनेस और फटीग रहता है, ठीक है, बोन्स के अंदर। अब इसके मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, मैनेजमेंट में जो भी सप्लीमेंट्स मेनली दी जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम सप्लीमेंट हो गई, विटामिन डी सप्लीमेंट हो गई, बाइफॉस्फोनेट्स के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है, और सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ठीक है, एस्ट्रोजन आर्टिफिशियली दिया जाता है यानी कि। और क्या है, रेलोक्सिफिन दी जाती है, जैसे कि पोस्ट मेनोपॉजल जो वुमेन्स होती हैं उनको हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स होती हैं जिनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस होता है। और डिनोसोमैब, ठीक है, डिनोसोमैब क्या होता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टू रिड्यूस बोन रीएब्जॉर्प्शन। बोन क्या होता है, कैल्शियम स्टोर होता है, तो जब बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है तो बॉडी वहां से ले लेती है। बट ये जो मेडिकेशन होती है क्या करती है कि ये बोन के रीएब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। टेरीपेरेटाइड यानी कि सिंथेटिक पैराथायरॉइड हार्मोन यूज्ड टू स्टिमुलेट बोन फॉर्मेशन इन सीवियर केसेस, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं लाइफ स्टाइल एंड डाइटरी मैनेजमेंट। तो लाइफ स्टाइल में कैसे चेंजेस लाने होते हैं आपको, जो बैलेंस डाइट आपको लेनी होती है, और उसमें क्या होना चाहिए, कैल्शियम और विटामिन डी होना चाहिए ज़्यादा अमाउंट में। रेगुलर क्या करना है, वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस करनी है, जैसे कि वॉकिंग, योगा, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करनी, मतलब एक्सरसाइज आपको रेगुलरली करनी है। अवॉइड स्मोकिंग और लिमिट करना है अल्कोहल को। फॉल प्रिवेंशन करना है, तो जहाँ जहाँ पे मान लो जैसे सीढ़ियों पे हैंड रेल्स होते हैं उनको पकड़ के आपको चलना है। प्रॉपर लाइटिंग रखनी है ताकि अंधेरे में जैसे होता है ना गिर ना जाए। स्लिपरी फ्लोर्स को हटाना है, स्लिपरी स्लीपर्स जो होती हैं उनको हटाना है ताकि गिरने के चांसेस कम से कम हो सके। मेंटेन करना है हेल्दी वेट एंड पोस्चर को, ठीक है, हेल्दी वेट रखना है और पोस्चर को अपना मेंटेन करके रखना होता है। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे रिस्क ऑफ फ्रैक्चर एंड फॉल हैजार्ड्स को हम कम करेंगे, ठीक है। एजुकेट करेंगे पेशेंट को अबाउट प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। इनकरेज करेंगे मेडिकेशन, ठीक है, जो भी मतलब हम सप्लीमेंट्स चला रहे हैं, जो भी थेरेपी चल रही है उनको सही से ले पेशेंट, ऐसे उसको इनकरेज करेंगे। असिस्ट करेंगे इन मोबिलिटी एंड यूजिंग सपोर्टेड डिवाइस, उसको पेशेंट को मूव करने में हेल्प करेंगे। जो भी सपोर्टिव डिवाइसेस होते हैं जैसे कि वॉकर हो गया, ठीक है, क्रंचेस हो गए, ठीक है, इन सब का हम लोग यूज़ करने के लिए पेशेंट की हेल्प करेंगे। टीच करेंगे पेशेंट को सेफ बॉडी मैकेनिक्स टू प्रिवेंट स्पाइनल इंजरी। पेशेंट को क्या कहेंगे हम, वो जो भी बॉडी है उसको हम उसका पोस्चर मेंटेन करके रखें ताकि जो स्पाइनल इंजरी के चांसेस कम से कम रहें, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा पेपर जो था अप्रैल 2025 का। इसको मैंने पूरा आपके लिए सॉल्व कर दिया, पूरा आंसर दिया है मैंने सारे क्वेश्चंस का, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको जो भी नई वीडियो हो उसकी अपडेट आपको मिल जाए। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।